भारत गांधी के बाद रामचंद्र गुहा। अनुवादक विकास झा। प्रस्तुत है भाग 20। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। राज्य पुनर्गठन आयोग के 3 सदस्यों में से एक फजल अली न्यायविद थे, जबकि दूसरे के.एम. पणिक्कर एक इतिहासकार और नौकरशाह थे। तीसरे सदस्य थे एच.एन. कुंजरू, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे। खास बात यह थी कि उन तीनों में से किसी का भी अतीत और वर्तमान में कांग्रेस से कोई औपचारिक संबंध नहीं था। 18 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तीनों ने अक्टूबर 1955 को अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में शुरू में बहुत सावधानीपूर्वक भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए गए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एक संतुलित रुख अपनाने की सलाह दी और कहा कि किसी भी राज्य की भाषाई समानता प्रशासनिक सुविधा और सक्षमता के लिए महत्वपूर्ण सकारात्मक वजह है। लेकिन आयोग ने यह भी कहा कि दूसरे अन्य तथ्यों और वजहों को नज़रअंदाज करके सिर्फ भाषा को ही एकमात्र कारक और लोगों को जोड़ने वाला सिद्धांत मान लेना उचित नहीं है। दूसरी अन्य वजहों में निश्चित रूप से देश की एकता और सुरक्षा की वजहें शामिल थीं। अगले 19 अध्यायों में रिपोर्ट ने राज्य पुनर्गठन के विशेष प्रस्तावों को रेखांकित किया। दक्षिण के राज्यों का जहाँ तक सवाल था तो वहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम के आधार पर इलाके का पुनर्गठन करना आसान प्रतीत हुआ। जिला और तालुकों को अलग अलग भाषाएं बोलने वालों के बहुमत के आधार पर पुनर्गठित कर दिया गया। अब ब्रिटिश जमाने के मिले जुले इलाकों में से 4 नए संगठित प्रांतों का गठन किया गया। जहाँ तक उत्तर भारत का सवाल था तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने उसी तरह से विशाल हिंदी पट्टी में से 4 राज्यों के निर्माण का अनुमोदन किया। ये 4 राज्य थे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। पूरब में मौजूदा राज्यों को थोड़े बहुत फेरबदल के साथ वैसे ही रहने दिया गया। आयोग ने बिहार और असम से काटकर अलग आदिवासी प्रांत बनाने की मांग को खारिज कर दिया। राज्य पुनर्गठन आयोग एक अलग सिख प्रांत के गठन पर भी सहमत नहीं हुआ। साथ ही इसने आंध्र प्रदेश को मद्रास शहर देना भी नामंजूर कर दिया। लेकिन आयोग का सबसे विवादास्पद अनुमोदन यह था कि इसने एक संयुक्त महाराष्ट्र की मांग का अनुमोदन नहीं किया। इसके बदले आयोग ने मराठी भाषी सुदूरवर्ती जिलों को मिलाकर एक विदर्भ प्रांत के गठन का अनुमोदन किया। बम्बई को पहले की तरह ही गुजरातियों और मराठियों का द्विभाषी सूबा बना रहने देने का अनुमोदन किया गया। आयोग ने कहा कि उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की भावनाओं का आदर किया है, लेकिन वे दूसरे समुदायों के लोगों की भावनाओं की अनदेखी नहीं कर सकते। 15 नवंबर 1955 को संसद में राज्य पुनर्गठन आयोग के इस अनुमोदन पर बहस हुई कि बम्बई को द्विभाषी सूबे की राजधानी बरकरार रखा जाए या नहीं। बम्बई के महत्वाकांक्षी सांसद एस.के. पाटिल की राय में आयोग को इस विषय पर आगे बढ़ना चाहिए था। उनकी राय में बम्बई को एक नगर राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था और इसमें कोई शक नहीं कि वे खुद ही इसका सर्वे सर्वा बनना चाहते थे। उन्होंने तर्क दिया कि इस संभावित नगर राज्य में हर एक मायने में महानगरीय और सांस्कृतिक बहुलतावादी आबादी रहती है और इसका निर्माण सभी के खून पसीनों से हुआ है। अगर बम्बई को अपने ऊपर प्रशासन करने की आज़ादी दी गई तो यह एक विश्व स्तरीय लघु भारत का रूप और सभ्यताओं की एक प्रयोगशाला प्रस्तुत करेगी, जो एक नई सभ्यता को जन्म देगी। और यह अपने आप में असाधारण संयोग है कि शहर की आबादी पूरे देश की आबादी की बिल्कुल 1% होनी चाहिए। पूरे देश से आए हुए ये 1% लोग दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, ताकि वे धर्मनिरपेक्षता और आपसी समझ की भावना को बढ़ावा दे सकें। राज्य पुनर्गठन आयोग की तरह ही पाटिल ने महाराष्ट्रियनों से अपील की
कि वे बम्बई की मांग को छोड़ दें और समझौते की भावना का प्रदर्शन करें। लेकिन यह तत्काल ही साफ हो गया कि पाटिल अपने महाराष्ट्रीयन भाइयों की तरफ से नहीं बोल रहे थे। उनके तुरंत बाद पूना शहर से कांग्रेस के सांसद एन.वी. गाडगिल ने बोलना शुरू किया। गाडगिल ने जोर देकर कहा कि वे समझौते के पक्ष में तैयार हैं, लेकिन समझौते की एक सीमा होती है और वह सीमा ये है कि कोई भी अपने आत्मसम्मान की कीमत पर समझौता नहीं करेगा। कोई भी औरत अपनी इज्जत का समझौता नहीं करेगी और कोई भी देश अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर समझौता नहीं करेगा। गाडगिल ने कहा कि सिर्फ इस मामले को छोड़कर हर एक जगह भाषा के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। आयोग की रिपोर्ट ने पूरे मराठी भाषी जगत में बहुत नाराजगी पैदा की है। विरोध में की जा रही सभाओं से यह बात साफ हो जानी चाहिए कि एक संयुक्त महाराष्ट्र और राजधानी के तौर पर बम्बई के अलावा इसका कोई समाधान स्वीकार्य नहीं होगा। गाडगिल ने चेतावनी दी कि अगर इन भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो बम्बई का भविष्य बम्बई की गलियों में तय किया जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने महाराष्ट्रियनों से आग्रह किया कि वे राष्ट्रीय एकता के नाम पर बम्बई की क्षति को स्वीकार कर लें। गाडगिल ने इसका कड़ा विरोध किया और सरकार को ब्लैकमेल करने पर उतारू हो गए। उन्होंने कहा कि पिछले 150 सालों से लगातार महाराष्ट्र के लोगों ने निस्वार्थ भाव से देश की एकता को बढ़ावा देने का काम किया है। मराठी भाषी लोगों ने देश में सबसे पहला विश्वविद्यालय और स्कूल खोला और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में मदद की। अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंसक कार्रवाइयों में मराठी भाषियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाद में जब 20वीं सदी के शुरुआत में कांग्रेस पार्टी लड़खड़ा रही थी तो वे लोग कौन थे जिन्होंने पार्टी को नवजीवन प्रदान किया? किन लोगों ने नए सिद्धांतों और दर्शनों को जन्म दिया? यह लोकमान्य तिलक थे, जिनकी बदौलत ऐसा संभव हो पाया। उनके द्वारा चलाए गए होम रूल आंदोलन और सन 1920 के राष्ट्रीय आंदोलन में मराठी लोग किसी से भी पीछे नहीं थे। वे इन आंदोलनों में अग्रणी भूमिका में थे। मैं महात्मा गांधी जैसे नेता का यहाँ हवाला देता हूँ, जिन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन में महाराष्ट्र कार्यकर्ताओं का सतत स्रोत है। आज़ाद भारत में भी एक महाराष्ट्रियन विनोबा भावे ही महात्मा गांधी के विचारों और उनके झंडे को एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाने का काम कर रहे हैं। गाडगिल ने आगे कहा कि बम्बई के प्रश्न पर महाराष्ट्रियनों को देश की एकता, सुरक्षा और हितों के लिए उपदेश पिलाया जा रहा है, लेकिन इसके सिवा हमने कुछ नहीं किया है। गाडगिल का भाषण अपने आप में एक प्रभावशाली निष्कर्ष था। उनके भाषण की आखिरी पंक्ति सबसे बेहतरीन थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमसे देश सेवा के लिए कहना वैसा ही है जैसे चंदन से सुगंध देने को कहा जाए। जैसे कि गाडगिल ने चेतावनी दी थी, अब मामले का रुख बदल गया। उन्होंने इसका समाधान न होने की सूरत में संसद में बहस की बजाय सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी थी। बम्बई के एक साप्ताहिक ने चेतावनी दी कि इससे उस क्षेत्र में वाकई आतंककारी रूप से उथल पुथल मच जाएगी और आने वाले कुछ समय के लिए जिंदगी की व्यवस्थित गति असंभव हो जाएगी। इस असंतोष को वाम और दक्षिण दोनों ही खेमे के राजनेता हवा दे रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता S.A. डांगे ने संयुक्त महाराष्ट्र समिति के पीछे अपनी ताकत लगा दी थी। ऐसा ही काम निचली जातियों के नेता B.R. अम्बेडकर ने किया। उनके साथ जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी भी थी, जो इन कामों में अपेक्षाकृत सबसे कम सक्रिय थीं। बहुत सारे असंतुष्ट कांग्रेसी भी इस विरोध में शामिल हो गए और इस तरह यह विरोध प्रदर्शन नाराज और आंदोलित मराठियों का एक व्यापक प्रतिनिधि गठबंधन बन गया। इस आंदोलन में विविध वर्गों और दलों की व्यापक भागीदारी आंदोलन के परिवर्तित नाम में परिलक्षित हुई। अब संयुक्त महाराष्ट्र परिषद का नाम बदलकर संयुक्त महाराष्ट्र समिति कर दिया गया। परिषद का सही मतलब संगठन होता है, जिसमें संगठन पदाधिकारियों की केंद्रीय भूमिका का भान होता था, जबकि समिति पूरे समाज को प्रतिध्वनित करती थी, जिससे लोगों को सहयोगात्मक और प्रतिभागी होने का एहसास होता था। 16 जनवरी की सुबह को व्यापक तौर पर आंदोलन की आशंका को भांपते हुए बम्बई पुलिस ने नवगठित ऑल पार्टी एक्शन कमेटी फॉर संयुक्त महाराष्ट्र के नेताओं और आंदोलनकारियों के घरों पर छापा मारा। पुलिस ने करीब 400 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद 18 तारीख को
एक आम हड़ताल का आह्वान किया गया। उस दिन दुकानें और कारखाने नहीं खुले और बसें और रेलगाड़ियां भी नहीं चलीं। सड़कों पर जुलूस निकाले गए। नेहरू और बम्बई के गुजराती भाषी मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई का पुतला दहन किया गया। जब एक यूरोपीय पत्रकार ने सड़क के किनारे नेहरू की टूटी हुई और पैरों से कुचली हुई तस्वीर की अपने कैमरे से फ़ोटो लेनी चाही, तो घरों की बालकनियों और छतों से लोगों की भीड़ ने खुशियां जताईं। लोग चिल्ला रहे थे कि तस्वीर ले लो और पूरी दुनिया को दिखा दो कि हम नेहरू के बारे में क्या सोचते हैं। इसके 2 दिन पहले 16 तारीख की दोपहर को पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच पहली झड़प की खबर आई। लोगों की भीड़ तोड़ फोड़ पर उतारू हो गई। वे दुकान और ऑफिसों को लूटने लगे। करीब 1 सप्ताह तक पूरा शहर ठप पड़ा रहा और शहर के दंगाइयों से निपटने के लिए 15,000 पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। जब माहौल शांत हुआ तो इसमें करीब दर्जन भर से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे और अरबों की संपत्ति स्वाहा हो गई। यह अब तक की याददाश्त में सबसे भयानक उपद्रव था। बंबई में हो रही घटनाओं से जवाहरलाल नेहरू बुरी तरह हिल गए। उन्होंने अपने एक सहयोगी को लिखा कि भाषाई समस्या बंटवारे की समस्या से भी ज़्यादा गंभीर है और हमें इसका समाधान ढूंढना ही होगा। जनवरी के तीसरे सप्ताह में अमृतसर की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बंबई में हुई हिंसा की आलोचना की गई। इसमें कहा गया कि इस हिंसा से बंबई और भारत की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची है। नेहरू के निर्देश पर पार्टी ने अपने सदस्यों से आग्रह किया कि तोड़फोड़ करने वाली, अलगाववादी और प्रांतीयता फैलाने वाली शक्तियों को हतोत्साहित करें और इसके बजाय इस महान देश के सभी हिस्सों में एकीकरण के प्रयासों को बढ़ावा दें। बिहार और पश्चिम बंगाल के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर दोनों राज्यों के विलय का प्रस्ताव किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उनके एक होने से अलगाववादी प्रवृत्तियों को दबाया जा सकेगा, आर्थिक विकास को गति मिलेगी और सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय एकता की राह में सकारात्मक रूप से एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जिसका पार्टी नेतृत्व ने आह्वान किया है। इस मुद्दे पर नेहरू के समर्थकों में गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत और बंबई के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई शामिल थे, जिनका आंदोलनकारियों ने नेहरू के साथ ही पुतला दहन किया था। देसाई ने कहा कि आंदोलनकारियों का उद्देश्य सही मायनों में सरकार का तख्ता पलट और ताकत के बल पर शहर पर कब्जा कर लेना है। उनका यह भी उद्देश्य है कि शहर के गैर मराठी तत्वों को आतंकित किया जा सके और उनसे स्वीकार करवाया जा सके कि बंबई को महाराष्ट्र में सौंप देना चाहिए। देसाई के इस बयान का एन.वी. गाडगिल ने कड़ा विरोध किया। गाडगिल की राय में प्रशासन ने ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। गाडगिल ने नेहरू और पंत को लिखा कि प्रदर्शनकारियों पर इस तरह की पुलिस गोलीबारी और लाठियाँ बरसाई गई हैं कि उसे देखकर पूर्व ब्रिटिश हुक्मरान भी शर्मिंदा हो जाएं। गाडगिल ने कहा कि सन 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने एक शांतिपूर्ण जनसभा को सरकार के खिलाफ विद्रोह करार दिया था, ताकि जनरल डायर के नरसंहार को जायज़ ठहराया जा सके। उसी तरह से मोरारजी देसाई ने बंबई के विरुद्ध प्रदर्शनों को अतिशय बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, ताकि पुलिसिया दमन की कार्रवाई को सही ठहराया जा सके। गाडगिल ने तीखे शब्दों में लिखा कि जब मोरारजी और महाराष्ट्र में से एक को चुनने की बारी थी, तो केंद्र ने इस आधार पर मोरारजी का चुनाव किया, जो कि बढ़िया तरीके से गोली चला सकते हैं, वह अच्छे प्रशासक हैं। लेकिन पार्टी को इसका अंजाम बुरा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बंबई और अन्य जगहों पर पुलिस की भेदभावपूर्ण ढंग से गोलीबारी और अन्य दूसरे अत्याचारों ने मराठी लोगों को कांग्रेस और भारत सरकार से मोह भंग कर दिया है। लेकिन लोगों की नाराज़गी अंदर ही अंदर जारी रही। लगभग हर एक मराठी की जुबान पर यह नारा था, लाठी गोली खाएंगे फिर भी बंबई लाएंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बंबई के कई श्रमिक कामगार बाहुल्य इलाकों में काले झंडे लहराए गए। जब जवाहरलाल नेहरू ने फरवरी में बंबई का दौरा करने का फैसला किया, तो संयुक्त महाराष्ट्र समिति के लोगों ने 1 लाख बच्चों द्वारा हस्ताक्षरित एक आवेदन तैयार किया, जिसे नेहरू को सौंपा जाना था।
इस आवेदन पर लिखा था, चाचा नेहरू मुंबई दया, अर्थात चाचा नेहरू हमें मुंबई चाहिए। नेहरू मुंबई आए, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच वह बच्चों तो क्या प्रेस से भी नहीं मिले। जून 1956 में कांग्रेस का वार्षिक समारोह बम्बई में होना था। हवाई अड्डे और पूरे रास्ते भर नेहरू का काले झंडों से स्वागत किया गया। समारोह स्थल के बाहर का माहौल तनावग्रस्त था। समारोह के दूसरे दिन लोगों की एक भीड़ ने इसके सदस्यों पर पथराव किया। इसमें कई लोग घायल हुए और पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र इकाई में खुला असंतोष फैल गया। इससे नेहरू की समस्याओं में इजाफा ही हुआ। दक्षिणी मुंबई की कोलाबा उपनगरीय सीट से सांसद और केंद्रीय वित्त मंत्री सी.डी. देशमुख ने मुंबई को महाराष्ट्र में न सौंपे जाने के विरोध में मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद तो इस्तीफों की मानो झड़ी लग गई। सन 1956 की गर्मियों में दोनों पक्ष चिंतित रूप से उस फैसले का इंतजार करते रहे जो केंद्र को मुंबई के विषय में लेना था। हालांकि मंत्रिमंडल ने राज्य पुनर्गठन आयोग के अन्य अनुमोदनों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन ऐसी अफवाह फैली कि नेहरू और गृह मंत्री पंत मुंबई को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहते हैं। उस समय की परिस्थितियों में ऐसा करना असंभव माना गया। 1 नवंबर को भाषा के आधार पर बने राज्य अस्तित्व में आ गए। उनके साथ मुंबई का द्विभाषी राज्य भी था। विरोध प्रदर्शन करने वालों को एक ही राहत दी गई और वह यह कि मुख्यमंत्री के तौर पर मोरारजी देसाई को बदल दिया गया और उनकी जगह 41 साल के मराठा नेता वाई.बी. चव्हाण को मुख्यमंत्री बना दिया गया। कई दूसरी बातों के अलावा भाषाई आधार पर राज्यों का गठन लोकप्रिय जन भावनाओं की विजय थी। जवाहरलाल नेहरू ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन पोट्टी श्रीरामुलु ऐसा चाहते थे। श्रीरामुलु का अनशन 58 दिनों तक चला, जिसमें शुरुआती 55 दिनों तक प्रधानमंत्री ने इसकी पूरी उपेक्षा की। एक पत्रकार के मुताबिक इस दौरान उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और 132 जगह भाषण दिया। उन्होंने हर एक महत्वपूर्ण विषयों पर भाषण दिया, लेकिन कहीं भी उन्होंने भाषा का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन एक बार जब नेहरू आंध्र के प्रश्न पर झुक गए और राज्य पुनर्गठन आयोग को मंजूरी दे दी, तो फिर यह अनिवार्य हो गया कि पूरे देश को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया जाए। भाषाई आधार पर राज्यों की मांग संबंधी आंदोलन ने लोकप्रिय जनभावनाओं की असाधारण गहराई को भी प्रदर्शित किया। कन्नड़ भाषियों, आंध्र के लोगों, उड़ीसा के लोगों और महाराष्ट्रियनों के लिए भाषा जाति और धर्म से भी बड़ी पहचान बन गई। यह उनके संघर्ष और उनके व्यवहार में भी झलक कर सामने आया जब उन्होंने यह लड़ाई जीत ली। इसका एक संकेत कलाओं के आधिकारिक संरक्षण में दिखा। इस तरह उन राज्यों की आधिकारिक भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों, नाटकों और फिल्मों के प्रचार प्रसार में वहाँ की सरकारों ने काफ़ी पैसा खर्च किया और इसके लिए काफ़ी प्रयास किया गया। इसमें उन्होंने बहुत सारे स्तरहीन कामों के लिए भी पैसा खर्च किया, लेकिन कई स्तरीय काम भी सामने आए। खासतौर पर देश में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन होने से क्षेत्रीय भाषा साहित्यों का काफ़ी विकास हुआ। इसकी दूसरी अभिव्यक्ति वास्तुकला के क्षेत्र में देखी गई। नए राज्यों की नई राजधानी बनाना या कम से कम नई विधानसभा का निर्माण उस राज्य के लिए प्रतिष्ठा की बात बन गई। उदाहरण के लिए उड़ीसा में विविध सरकारी इमारतों की रूपरेखा और उसकी योजना बनाने के लिए 2 वास्तुविदों को नियुक्त किया गया। उन वास्तुविदों को कहा गया कि इन इमारतों से उड़ीसा की संस्कृति और वहाँ की कामकाजी संस्कृति की गलत झलक मिलनी चाहिए। जब ये इमारतें बनकर तैयार हुईं तो इसमें ढेर सारे स्वदेशी प्रतीकों, स्तंभों, मेहराबों और देवी देवताओं की प्रस्तर मूर्तियों का इस्तेमाल किया गया। भुवनेश्वर के इतिहासकार लिखते हैं कि नए भुवनेश्वर का वास्तु देसी जमीन से निकला है, जो बिल्कुल पवित्र और शुद्ध है। मैसूर प्रांत का नया विधानसभा सह सचिवालय भवन प्रांतीय गौरव का एक भव्य प्रदर्शन था। इसका निर्माण बंगलौर उच्च न्यायालय की इमारत के सामने किया गया। यह लाल पत्थरों से निर्मित स्तंभों पर टिकी हुई एक लाजवाब इमारत है और शायद शहर की अब तक की सबसे खूबसूरत इमारत भी।
मैसूर के मुख्यमंत्री केंगल हनुमंथैया हाई कोर्ट की इमारत को एक साम्राज्यवादी प्रतीक के रूप में देखते थे और उन्होंने इसे गिराने के लिए इजाज़त तक मांगी थी, लेकिन जब उन्हें इसकी इजाज़त नहीं मिली तो उन्होंने इसके सामने इससे भी भव्य विधानसभा की इमारत बनवाने का फैसला किया। उन्होंने ऐसा हाईकोर्ट की इमारत को फीका और आकर्षण विहीन बनाने के इरादे से किया। इस इमारत की शक्ति और गरिमा को दर्शाना था, जिसका तौर तरीका और रूप भारतीय खासकर मैसूर का था और जो पूरी तरह से कतई पश्चिमी नहीं था। तो यह था भाग 20। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।